वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम थ्रू माय बुक सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि कैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से डिराइव होता है फिनोमिनोलॉजी और फिनोमिनोलॉजी डिराइव होता है एथनोमेथोडोलॉजी। ये हम देख चुके हैं, लेकिन बच्चों के माइंड में एक डाउट था कि सर ये हम इंटर रिलेशन समझ नहीं पा रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी और एथनोमेथोडोलॉजी का जो इंटर रिलेशन है वो समझाऊंगा, कैसे ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे ये इससे ड्राइव हो रहा है और ये इससे ड्राइव हो रहा है। और हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे और फिर उसके बाद समझेंगे इसमें कहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी एक कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिविटी, और पढ़ेंगे इंडेक्सिकलिटी। ये दोनों कीवर्ड्स आपके लिए नए आ गए। चलिए देखते हैं। अभी तक अगर प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हम पॉजिटिविज्म पूरा पढ़ चुके हैं, नॉन पॉजिटिविज्म पढ़ चुके हैं, इसमें पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ चुके हैं, वर्स्थियन और इंटरप्रेटिविज्म पढ़ चुके हैं। एंटी पॉजिटिविज्म में मैक्रो ट्रेडिशन के अंदर रिफ्लेक्सिव थ्योरी के तीनों पार्ट पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल थ्योरिस्ट, फेमिनिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट। और अभी जो प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर हुए हैं उन पे इस ट्रेडिशन का डिस्कशन हुआ है। मेरी स्टूडेंट से एक गुजारिश ये है कि आप जो आगे लेक्चर आ रहे हैं उनको देखने से पहले मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस लेक्चर को पूरा करिए, क्योंकि आप अगर इसी लेक्चर से समझने का प्रयास करेंगे शायद आप उतना अच्छा कोरिलेशन ना बना पाएं जितना मैं आपके दिमाग में बनाना चाहता हूं। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में एग्जांपल्स दिए हैं रियल लाइफ, उससे आप सोशोलॉजी के कंसेप्ट को क्लियरली समझ पाएंगे। तो आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर रेफर करें, फिर आगे के लेक्चर्स पे आएँ। सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन पॉजिटिविस्ट में माइक्रो थ्योरिस्ट का कहना क्या है, इनका झगड़ा पॉजिटिविस्ट से किस बात का है। तो जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है या जो मेन झगड़ा है वो इस बात का है, पॉजिटिविस्ट जो कहते हैं वो कहते हैं सर सोशल स्ट्रक्चर की वजह से मैन के एक्शन गाइड होते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल, कास्ट सिस्टम अगर है तो उसी के आधार पर लोगों के एक्शंस होते हैं, ये कहना है पॉजिटिविस्ट का। एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम में 13वीं माल्या होती है, तो 13वीं में क्या कहा जाता है कि सबसे पहली जो भोज होगी, पहला भोग लगेगा वो किसका लगेगा, ब्राह्मण का। तो आपको समझ में आ रहा है कि कास्ट सिस्टम ने जो अपने एक्शंस हैं, जिसमें पहला जो एक्शन था खाना खाने का, वो किसको कहा गया, ब्राह्मण के लिए। मींस कास्ट सिस्टम अपने एक्शंस को गाइड करता है, ये कहना है पॉजिटिविस्ट का। जबकि माइक्रो थ्योरिस्ट मींस पर्टिकुलरली नॉन पॉजिटिविस्ट में माइक्रो थ्योरिस्ट जो हो जाते हैं वो ये कहते हैं ये पॉजिटिविस्ट आप ये गलत बोल रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है, जबकि है उल्टा। वो उसको ये प्रूव करना चाहते हैं, उल्टा प्रूव करना चाहते हैं। और इसी को प्रूव करने में उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दे डाली। एक तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म दी, फिर फिनोमिनोलॉजी दी, और फिर एथनोमेथोडोलॉजी दी, और उसके 2 कंसेप्ट दिए, रिफ्लेक्सिविटी और एथनोमेथोडोलॉजी। अगर आप ये माइंड में बना के चलें कि ये जो टॉपिक है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी, ये बस इसको प्रूव करने की कहानी है, तो आप समझ जाएंगे। तो माइक्रो थ्योरिस्ट क्या कहते हैं कि सर एक मैन है, सबसे पहले एक मैन है, इंडिविजुअल पहले है, ठीक है, वह कुछ इंटरप्रिटेशन करता है, मींस क्लासिफिकेशन करता है इंफॉर्मेशन का, अपने दिमाग में कुछ समझता है, उसका कुछ एक्सपीरियंस है, पहली चीज। फिर उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो एक्शंस करता है, एक्शंस लेता है एक पर्टिकुलर तरीके से, तब एक सोशल स्ट्रक्चर बनता है, ये कहना है माइक्रो थ्योरिस्ट का। अभी मैं इस फिगर पे फिर से आऊंगा, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे फिनोमेना और एथनोमेथोडोलॉजी का मीनिंग क्या है। पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की। अब हम ये प्रूव करने में लग जाएंगे सर हाउ मेंस एक्शंस और मेंस एक्सपीरियंस गिव राइज टू सोशल स्ट्रक्चर, इसको हम प्रूव करने में लगेंगे। तो सबसे पहले प्रूव कौन करेगा ये बात को, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, लालू परिवार में कलह जारी, रोहिणी के बाद अब तेज प्रताप ने खोला मोर्चा, कहा मेरी आवाज दबाएगी। अब देखिए, अगर किसी की आवाज दब जाती है मींस इंटरेक्शन गया रुक, ठीक, लैंग्वेज जो कि एक सिंबल थी उसको सही जगह नहीं मिली,
और इंटरेक्शन गया रुक। तो आप देख रहे हैं ये जो परिवार था, एक सोशल स्ट्रक्चर था, उसमें हो गई कलह। और ये जो परिवार है ये खत्म होता दिखा, लालू परिवार टूटता दिखा। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहेगा, देखिए इस एग्जाम्पल से आपको क्या पता लग रहा है, अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ, सिंबल का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो इंडिविजुअल लेवल पर एक जो अच्छा खासा परिवार था वो टूट गया। अगर एक आदमी अपना इंटरेक्शन बदल दे, उससे इंटरेक्शन करना बंद कर दे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, या पर्टिकुलर तरीके से ना करे, तो सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। आप भी देख रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की ये बात समझ में आ रही है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ने ये बात प्रूफ कर दी, ठीक है, मींस ये जो इनको गलत करके दिखा दिया इन्होंने। ये तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट की कहानी हुई। अब उसके बाद एक स्टेप और ऊपर आते हैं, वो है फिनोमिनोलॉजी, और उसके एक और स्टेप ऊपर है एथनोमेथोडोलॉजी। है यही कहानी प्रूव करने की, मतलब हम आपको बताएंगे कि सोशल एक्शन के कारण होता है सोशल स्ट्रक्चर, ये प्रूव करने की कहानी है। और सोशल एक्शन से पहले कौन है, एक इंडिविजुअल, मींस इंडिविजुअल के होने की वजह से कास्ट सिस्टम है या रिलीजन है, ना कि उल्टा। बस ये प्रूव कर रहे हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ने तो इस एग्जांपल से प्रूव कर दिया कहीं ना कहीं। अब चलिए बात करते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जो थ्योरी दी गई उसकी। उन्होंने कहा मैन था, मैन से सेल्फ था, सेल्फ के बारे में आपको बता चुका हूं, सेल्फ आई और मी में डिवाइड था, और वो इंटरेक्ट करता था माइंड के साथ। माइंड में क्या थी, सेव इंफॉर्मेशन, किसकी, सिंबल्स की, लैंग्वेज की। इन सिंबल्स और लैंग्वेज के बेसिस पर लोग क्या करते थे, इंटरेक्शन। आप ये याद रखिए, आप देखिए कहानी में क्या आ गया, इंटरेक्शन, मैन आया, सिंबल्स आए और इंटरेक्शन आया, ठीक है। बोले अगर इंटरेक्शन हो गया तो लोगों ने मीनिंग समझी और फिर उस हिसाब से एक्शंस लिए। अब देखिए एक्शन भी आ गया और सोशल स्ट्रक्चर दिखने लगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल रिलीजन के साथ बताता हूं, उल्टा करके। यहां पे मानिए रिलीजन, ठीक है। तो रिलीजन से पहले कुछ एक्शंस हैं। क्या एक्शंस हैं, जैसे पर्टिकुलर बेलपत्री चढ़ाना। अगर हिंदू हिंदू रिलीजन की बात करें, बेलपत्री हो गई, प्रसाद हो गया। तो लोग अगर बेलपत्री और प्रसाद चढ़ाते हैं, पर्टिकुलर एक्शन करते हैं, तभी रिलीजन जिंदा रहता है। अगर लोगों ने ये बंद कर दिया तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये किसका कहना है, इनका। अब आप समझे ये क्या प्रूव कर रहे हैं। फिर और आगे चलते हैं। ये कहते हैं, ये तो रही बात एक्शंस की, अगर लोगों ने इंटरप्रेट करना भी बंद कर दिया, मींस रिलीजन को रिलीजन समझना ही बंद कर दिया, करने की ये है समझना, एक है समझना, एक है करना, दोनों में फर्क है। लेकिन समझना और करना आपस में इंटर रिलेटेड है। आप जब समझेंगे तभी करेंगे। तो ये कहते हैं लोग ने, एक आम आदमी ने अगर रिलीजन को रिलीजन कहना ही बंद कर दिया, या उसको क्लासिफिकेशन वैसा किया ही नहीं, वो रिलीजन को कहने लगा ये कुछ भी नहीं, बेकार है, हमारे लिए कुछ भी नहीं मायने रखता, तो आप समझिए उसकी मीनिंग में रिलीजन खत्म हो गया। और तो मींस रिलीजन का फिर से एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मींस लोगों की अगर समझ भी कुछ अलग हो गई तो इसका स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। समझ रहे हैं, ये बात कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। मींस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में आप दो चीजों पे फोकस करिए, एक तो है इंटरप्रिटेशन और मीनिंग और क्लासिफिकेशन, कि वह डेटा को क्लासिफाई अपने दिमाग में कैसे करता है, वो डेटा को कैसा समझना चाहता है। वह रिलीजन को, अगर रिलीजन समझना चाहता है तो रिलीजन है, अगर उसने समझना बंद कर दिया तो रिलीजन नहीं होगा। ये बात समझ में आई। तो इसका एक और एग्जांपल लीजिए आप। आपकी एक फैमिली है, पहले आप हैं, मींस स्टूडेंट हैं, और एक फैमिली है। फैमिली में मान लिया आपका एक भाई है, ठीक है। आप अपने भाई के साथ, भाई को भाई क्लासिफाई करते हैं, भाई को भाई के जैसा क्लासिफाई किया, मींस भाई को भाई समझा, पहले तो समझा, नहीं तो आप भाई को क्या समझ सकते थे, पड़ोसी भी समझ सकते थे यार, ठीक। फिर आपने भाई के साथ, क्योंकि आप भाई को भाई समझते हैं, तो भाई के साथ आपने कुछ एक्शन किए जो भाई की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग थे। मान लिया अगर बड़ा भाई है तो आपने उससे आशीर्वाद लिया, उसका सम्मान किया, ठीक है। और उसे बड़ा भाई समझा कैसे, मींस
आपने उसे मन में इज्जत दी, ठीक, उसकी राय ली, और इधर आप ये एक्शन भी करते रहे। अब आप बताइए, आपके भाई और आपके बीच एक सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, फैमिली कर रहा है ना, फैमिली। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ये कहता है कि अगर आप अपने भाई को समझना भी बंद कर दें, मीन्स अपने भाई को भाई समझे ना, आपका ये तो पड़ोसी जैसा कुछ है, कुछ मतलब नहीं, इसकी मन में इज्जत इज्जत क्या करें, बेकार आदमी, आपने ये कह दिया, तो वो फिर भाई नहीं रहेगा आपके लिए। अगर वो भाई नहीं रहेगा तो आपका जो फैमिली का स्ट्रक्चर है आपके लिए, पर्टिकुलर आपके लिए, वो स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। मीन्स अगर आप भाई को भाई क्लासीफाई करना बंद कर दें, समझना बंद कर दें भाई को भाई की तरीके से, तो आपका स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, पहली बात। फिर चलिए आप समझते रहें, लेकिन भाई सामने हो, आप उससे आशीर्वाद लेने की बजाय आप ऐसा करें, एक्शंस आपके जो हैं, आप उसे गालियां दे दें। बड़ा भाई है और आपने उसको गालियां दे दी, ठीक है, आपने ब्रीच कर दिया और गालियां दे दी, तो आप समझते हैं ये आपका फैमिली सर्वाइव कर पाएगी? तो आपके जो एक्शंस हैं ये भी परिवार को जिंदा रखे हैं, ना कि आपका परिवार आपको जिंदा रखे। मीन्स आपके परिवार की वजह से आप नहीं है, आपकी वजह से, आपके एक्शंस और आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी क्लासिफिकेशन की वजह से परिवार है। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां पे समझना और एक्शन, बस दो कीवर्ड्स पे आप याद रखिए, आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इंपॉर्टेंट दोनों हैं, समझना और एक्शन। चलिए, फिनोमिनोलॉजी आती है, उससे ड्राइव होती है फिनोमिनोलॉजी। पर्टिकुलरली फिनोमिनोलॉजी ये कहती है कि सोशल स्ट्रक्चर अगर हैं, सोशल स्ट्रक्चर अगर हैं तो वो हैं इंटरप्रिटेशन और मीनिंग की वजह से, और या फिर क्लासिफिकेशन की वजह से। अगर कोई चोर है तो चोर क्यों है? क्योंकि लोग ने चोर को चोर कहना स्टार्ट कर दिया, जबकि वही चोर को लोग जब नेता कह देते हैं वो नेता बन जाता। मींस जो सोशल आइडेंटिटी है वो लोगों की सोच, इंटरप्रिटेशन, मीनिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट है। और ये जो एक्सपीरियंस होता है डायनेमिक, मींस ये बदल भी जाएगा, तो सोशल स्ट्रक्चर भी बदलता रहता है। इस चीज पर फोकस कर रहे हैं फिनोमिनोलॉजिस्ट। फिनोमिनोलॉजिस्ट किस पे फोकस कर रहे हैं? सोच पर। वो कह रहे हैं सोच के कारण ही आइडेंटिटी है, ये कहना है फिनोमिनोलॉजिस्ट का। तो आप देख रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में इस पार्ट पर फोकस कर दिया बस फिनोमिनोलॉजिस्ट ने, और कुछ भी नहीं, ये पार्ट ले लिया फिनोमिनोलॉजिस्ट ने, ठीक है। अब आते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट, क्योंकि इससे ड्राइव हुआ है फिनोमिनोलॉजी से एथनोमेथोडोलॉजी। आप ये बात बताइए, अगर अपने आप को आपने अपने भाई को भाई समझा है तभी तो एक्शन निकले हैं। मींस आपकी जो सोच है उसी पर एक्शन आधारित है, इसीलिए फिनोमिनोलॉजी में किस पर फोकस किया जाता है? सोच पर। और सोच से क्या निकलते हैं? एक्शंस। तो इसीलिए कहा जाता है फिनोमिनोलॉजी से ड्राइव हुई है एथनोमेथोडोलॉजी, क्योंकि ये फोकस करती है किस पर? एक्शंस पर। चलिए फिर ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपने देखा कि लास्ट में क्या है? एक्शंस। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये कहते हैं आप बस एक्शंस पे फोकस करिए, और एक्शंस आपको सोशल स्ट्रक्चर की एग्जिस्टेंस पर एक सबूत दे देंगे कि अगर सोशल स्ट्रक्चर है तो किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए एक्शंस के कारण है, ना कि खुद में है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर से यही फिगर देखते हैं। मींस इस पर जो फोकस कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। ये कह रहे हैं आप आम आदमी के पास बैठिए, उसके एक्शंस को बस स्टडी करिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल स्ट्रक्चर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है किसी इंडिविजुअल की वजह से। अब आपने इतने पूरे डिस्कशन में जो 12-13 मिनट का डिस्कशन है, इसमें आप ये समझ चुके होंगे, चाहे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हो, चाहे फिनोमिनोलॉजिस्ट हो, चाहे एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हो, तीनों बस एक चीज को प्रूव करने में लगे हैं कि मैन की वजह से सोशल स्ट्रक्चर है। बस इस रिलेशन को प्रूव करना चाह रहे हैं। एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है क्योंकि क्या है? इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन की वजह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कह रहे हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट। फिनोमिनोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं? नहीं, इंटरेक्शन तो है ही, लेकिन पर्टिकुलरली आप इंटरप्रिटेशन पर फोकस करिए क्योंकि उसकी वजह से सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके अलावा
एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये कहते हैं चलिए आपका जो सोच है उससे गाइड हो रहे हैं आपके एक्शंस। आपने भगवान शिव को भगवान माना पहले तो क्लासिफाई किया भगवान में उस शिव को, इसलिए आपने उनके लिए बेलपत्री चढ़ाई। ठीक है, बेलपत्र चढ़ाई। तो ये जो एक्शंस हैं वो आपकी पहली बात तो सोच पर डिपेंडेंट है, तो आप सोच को भूल जाइए, आप बस एक्शंस देखिए, क्योंकि लास्ट में तो आपके एक्शन दिखाई पड़ते हैं आपकी सोच में। तो जो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये कहते हैं आपके एक्शंस की वजह से सोशल स्ट्रक्चर है। तो आप तीनों में देखिए रिलेशन है पहली बात तो, और तीनों इसी बात को बस प्रूव करने में लगे हुए हैं। कोई सिंबल से कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस उसको कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन, या फिर फिनोमेना। और इसके बाद जो होता है वो कहते हैं एक्शंस या मेथड, ये बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। तो तीनों बस बात एक ही चीज बता रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं। ये कह रहे हैं मेन है स्ट्रक्चर। अब आप समझ गए, यहाँ पे मैन देखा, सिंबल्स देखे तो स्ट्रक्चर है, ये कह दिया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट ने। मैन है, उसका एक्सपीरियंस है, कुछ उसका इंटरप्रिटेशन या क्लासिफिकेशन है या फिनोमिनन है, तो स्ट्रक्चर है। मैन है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है इसलिए वो एक्शन वैसे ही करता है, एक्शंस मेथड्स हैं इसलिए वो स्ट्रक्चर है। तो बस तीनों चीज एक ही बात को प्रूव कर रहे हैं, एंड पॉइंट दोनों के तीनों थ्योरीज के सेम है। यहां तक मैंने आपको बता दिया तीनों फोकस किस पे कर रहे हैं। अब इसमें बात आती है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट करते क्या है। अभी तो मैंने आपको इंटरलेशन बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट कर क्या रहे हैं। मान लिया एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट है नंबर 1, वो एक ट्राइबल सोसाइटी 1 में गया और दूसरी ट्राइबल सोसाइटी 2 में गया। उसने देखा एक रिलीजन 1 जो है यहाँ पर है, वह रिलीजन यहाँ पर रिलीजन नहीं माना जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ मैं आपको, मान लिया यहाँ पे भगवान शंकर है, ठीक है, शंकर से रिलेटेड कोई रिलीजन है, और यहाँ पे विष्णु से रिलेटेड है। जबकि यहाँ पर विष्णु जी को भगवान नहीं मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं आम आदमी। ठीक है, भगवान कुछ नहीं है, विष्णु जी तो आम आदमी हमारे जैसे थे, ऐसे कुछ लोग मानते हैं। अब देखिए दोनों सोसाइटी में लोगों ने यहाँ पे शंकर जी को भगवान माना, मीनिंग रखी, उनको समझा, उनको क्लासिफाई किया, तब वो भगवान बने, पहली चीज। अब क्योंकि इन्होंने मीनिंग दी, क्लासिफिकेशन वैसा किया या उनको एक्सपीरियंस वैसा किया, तो उनके एक्शंस उसी से ड्राइव हो गए और वह भगवान शंकर से रिलेटेड काम करने लगे। उन्होंने बेलपत्री चढ़ाई, धतूरा चढ़ाया, और जो भगवान शंकर के ऊपर जो कुछ की जाती हैं चीजें, दूध चढ़ाया, ये सब काम करना एक्शंस स्टार्ट कर दिए और रिलीजन ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। मीन्स ये जो एक्शंस हैं ये भी डायनेमिक है, और ये जो मीनिंग है ये भी डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? यहाँ पर मीनिंग किसकी है या क्लासिफिकेशन किसका है? शंकर जी का। शंकर जी को भगवान माना जा रहा है। जबकि केस दूसरा लीजिए, यहाँ पर भी मीनिंग और क्लासिफिकेशन है और एक रिलीजन है जो भगवान विष्णु से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर मीनिंग किसको दिया जा रहा है, क्लासिफिकेशन किसका किया जा रहा है? विष्णु का, ना कि शंकर का। तो लोगों ने माना, लोगों ने समझा, तब रिलीजन में विष्णु भगवान कहे गए, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्शंस ड्राइव हुए, लोगों ने एक्शंस किए, और वह एक्शंस पर्टिकुलर जो भी उनके लिए एक्ट करते हैं, मेथड्स हैं उनके, तो वो रिलीजन बन गया। तो यहाँ पे जो एक्शंस है इनका मतलब मेथड है। तो हम लोग स्टडी जब इन पर फोकस कर देते हैं, मेथड पर, किसकी? एक छोटी सोसाइटी के मेथड्स की स्टडी पर फोकस कर देते हैं, तब वो कहा जाता है एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये चीज हो गई एथनोमेथोडोलॉजी। जबकि हम एक सोसाइटी के कॉमन मैन के मीनिंग्स पर जब फोकस कर देते हैं, मीनिंग्स पर, एक्शंस पर नहीं, मीनिंग्स पर, इस पर, और दिखाते हैं उन मीनिंग से ही स्ट्रक्चर बनता है, तो वो होता है फिनोमिनोलॉजी। अब आपको तीनों टर्म बहुत क्लियर हो गए होंगे, अगर ना हुए हो फिर से आप समझिए। एक लास्ट एग्जांपल, और बहुत अच्छा एग्जांपल, ये तो सोशल स्ट्रक्चर हो गया, कास्ट सिस्टम।
सोशल स्ट्रक्चर हो गया। जैसे डिबेट जहां से स्टार्ट हुई है कि सोशल स्ट्रक्चर को हमें प्रूव करके दिखाना है कि हमारे मीनिंग, क्लासिफिकेशन और एक्शंस और सिंबल्स से कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो जो फिनोमेनोलॉजिस्ट होंगे वो ये कहेंगे लोग अगर कास्ट सिस्टम को मानते हैं या समझते हैं या वैसे ही एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो वह कास्ट सिस्टम जिंदा रहता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। अगर लोग एक्ट करते हैं तो कास्ट सिस्टम जिंदा रहता है और लोगों का एक्शन पर्टिकुलरली उनकी मीनिंग से ही डिराइव होता है, पहली चीज। तो इस चीज पर फोकस कौन करते हैं? फिनोमेनोलॉजिस्ट। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट आपसे पूछ सकते हैं कि आप कास्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों मानते हैं, जबकि एक एथनोमेथोलॉजिस्ट इस पर फोकस करता है, मैन के एक्शन से कास्ट सिस्टम बना है। तो जो एथनोमेथोलॉजिस्ट होगा वो आपसे क्या क्वेश्चन करेगा? वो ये कहेगा कि आप कास्ट सिस्टम को जिंदा रखने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो सामने वाला बंदा बताएगा सर हम जब 13वीं करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण भोज करते हैं, तो हमारी एक्टिविटी ये हो गई, एक ब्राह्मण भोज होगा। फिर वो कहेगा कि हम जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों को कुछ दान दिया जाता है, दान दक्षिणा हो गई, दान दक्षिणा। तो ये जो हो गए एक्शंस, एक्शंस की वजह से सोशल स्ट्रक्चर है। जिस दिन ये एक्शंस लोगों ने करना बंद कर दिए तो सोशल स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको कास्ट को कास्ट क्लासिफाई कर रहे हैं, करना चाहते हैं। तो फिनोमेनोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि लोगों ने अगर इसको समझना ही बंद कर दिया, मींस ब्राह्मण को ब्राह्मण मानना ही बंद कर दें, आप करने की बात छोड़िए, मानना बंद कर दें, तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये बात कहते हैं फिनोमेनोलॉजिस्ट। इनके मेथड्स को, जैसे जो भी एग्जिस्टिंग मेथड्स हैं, लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे ब्राह्मण को आपने दान दक्षिणा दी, दान दक्षिणा, तो कास्ट सिस्टम सरवाइव करता है। आप ये दान दक्षिणा देना बंद कर दें, मींस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दें। आपने ये जो भी मेथड्स हैं जिसकी वजह से स्ट्रक्चर जिंदा दिखता है वो मेथड्स बंद कर दें, इनको बंद कर दिया तो आप देखेंगे आपके लिए वह कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करना बंद कर देगा। मींस आप ब्राह्मण को अगर इज्जत नहीं देंगे तो आप ये समझेंगे कि आपके लिए कास्ट सिस्टम का कोई महत्व नहीं, और सामने वाला भी आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा। फिर तो आप समझ रहे हैं कैसे किसी सोशल स्ट्रक्चर का होना लोगों के एक्शंस, मेथड्स या एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है, और जो एक्टिविटीज हैं वो पर्टिकुलरली उसकी क्लासिफिकेशन, मीनिंग और एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक्सपीरियंस और लिख लीजिए। तो दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड। एक और एग्जांपल मैं देता हूं जो है अंबेडकर जी का। यहीं पे मैं बात करता हूं अंबेडकर जी का। अंबेडकर और गांधी, अंबेडकर और गांधी, यहां पे भी मैं एक्शंस भी रीड करूंगा अंबेडकर जी के और गांधी जी के। ठीक, मान लीजिए मैं एक एथनो मेथोडोलॉजिस्ट हूं, तो मैं स्टडी क्या करूंगा, मैं एक्शन स्टडी करूंगा, मैं उनके विचारों पर नहीं जाऊंगा। तो एक्शंस में क्या देखूंगा, अंबेडकर जी ने सबसे पहले मनुस्मृति जला दी, उनका मनुस्मृति खत्म हो जाएगी तो कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा। मीन्स उन्होंने कास्ट, खुद तो कास्ट सिस्टम मानना बंद कर दिया, उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन स्वीकार लिया, इनके कुछ ये मेथड्स थे, उन्होंने सोचा कास्ट सिस्टम खत्म हो जाएगी। पर्टिकुलरली कास्ट सिस्टम खत्म हो गई किसके लिए? अंबेडकर साहब के लिए, ना कि सबके लिए। तो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर आप देखेंगे कि लोगों के एक्शन ही उस स्ट्रक्चर को जिंदा करे हैं। अब ये इंडिविजुअल्स बहुत सारे हो जाएं, इनको फॉलो करने वाले लोग भारत के 140 करोड़ हो जाएं, तो आप देखेंगे ये पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर देखेंगे तो अंबेडकर जी के लिए तो कास्ट सिस्टम खत्म हो चुका था। जबकि बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी कुछ मेथड्स ऐसे फॉलो करते थे जिससे कास्ट सिस्टम जिंदा बना रहता था। मीन्स क्या करते थे, वह रिलीजन को पॉलिटिकल मूवमेंट से जोड़ते थे, ठीक, इसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे, और वर्ण सिस्टम का समर्थन करते थे, और कास्ट सिस्टम को डिस्टॉर्टेड फॉर्म कहते थे वर्ण सिस्टम का। और ऐसे ही कुछ इनके तरीके होते थे, मेथड्स होते थे। अब आते हैं मीनिंग पर कि लोग कास्ट को कास्ट कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। अंबेडकर जी कास्ट को मीनिंग दे रहे हैं खराब, वो कास्ट को बेकार मान रहे हैं, तो उनके लिए कास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अंबेडकर जी ने
कास्ट को कास्ट समझना ही बंद कर दिया, क्लासिफिकेशन ही बंद कर दिया, मीनिंग ही बंद कर दी, उनका एक्सपीरियंस ही गड़बड़ था तो उन्होंने उसको एक्सपीरियंस करना ही बंद कर दिया कास्ट, तो उनके लिए कास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जबकि गांधी जी कास्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको दिमाग में रख रहे हैं, तो उनके लिए कास्ट है। तो इसको फोकस करते हैं इन चीजों पर फिनोमेनोलॉजिस्ट, और इन चीजों पर फोकस करते हैं एथनोमेथोडोलॉजिस्ट। तो अगर मैं क्रक्स बताऊं इस टॉपिक का, क्रक्स बस इतना है कि हमें प्रूव करना है क्या, पॉजिटिविस्ट को दिखाना है कि सर मैन के इंटरप्रिटेशन, मीनिंग और क्लासिफिकेशन या फिर एक्शन और मेथड से ही सोशल स्ट्रक्चर बनता है, मैं ये प्रूव करके ही मानूंगा। इसलिए ये जो थ्योरी हैं कौन कौन सी दी गई, थ्योरी दी गई फिनोमेनोलॉजी, पहले तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म दी गई, फिर उससे निकली फिनोमेनोलॉजी, फिर एथनोमेथोडोलॉजी। चलिए अब जो अगले टॉपिक आते हैं, रिफ्लेक्सिविटी और इंडेक्सिकलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इसी डायग्राम से आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो टॉपिक हैं ये एथनोमेथोडोलॉजी के अंदर आते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी। अभी हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, मैं एक बस समरी आपको दे देता हूं यहाँ पे। पहले तो हो गया रिफ्लेक्सिविटी और इंडेक्सिकलिटी, मैं इंडेक्सिकलिटी पहले लिखूंगा, रिफ्लेक्सिविटी बाद में लिखूंगा। इंडेक्सिकलिटी, तो इसमें भी आप देखेंगे एथनोमेथोडोलॉजिस्ट ये जानते हैं, मतलब ये क्या है, ये जानने का सिस्टम है। मींस आप जानिए, आप एथनोमेथोडोलॉजिस्ट हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि समाज में एक तो इंडेक्सिकलिटी है और एक रिफ्लेक्सिविटी है। इंडेक्सिकलिटी का मीनिंग क्या है कि जब आप अपनी सोशल रिसर्च करें, सोशल रिसर्च में जाएं, तो आप ये पता हो आपको कि लोग सोशल रिसर्च में जाने से पहले आपको इंडेक्सिकलिटी के बारे में पता हो। तो इंडेक्सिकलिटी के बारे में पता होने का मीनिंग क्या है, सोशल रिसर्च में जाने से पहले आपको ये पता हो लोग चीजों को क्लासिफाई करते हैं, इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। मींस इस वाले एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जब इस चीज पर फोकस कर देते हैं, इस चीज को मींस फिनोमेनन पर फोकस कर देते हैं जब, तब उसको कह देते हैं इंडेक्सिकलिटी। मींस क्योंकि जो एथनोमेथोडोलॉजी है निकली तो फिनोमेनोलॉजी से ही है, तो जब एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जब फिनोमेनोलॉजी पर फोकस कर देते हैं तब उस मेथड को कहते हैं इंडेक्सिकलिटी। दूसरा क्या कहा जाता है कि भाई साहब आप जब सोशल रिसर्च पर जाएं तो आपके दिमाग में ये चीजें बनी होनी चाहिए क्या, कि लोग अपने मीनिंग्स के आधार पर या क्लासिफिकेशन के आधार पर चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसमें रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने मेथड्स में, अपने एक्शंस में। मींस लोग अगर भगवान को भगवान समझ रहे हैं तो फिर बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो वो ये कहते हैं आप फिर देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर्स के बाद। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को ये सतर्क कर दिया जाता है कि आप दोनों चीजें ये जान के चलिए, पता लगे आप सोशल स्ट्रक्चर के चक्कर में बह के चले गए, जबकि सच्चाई क्या है, लोग क्लासिफाई कर रहे हैं तब है, और लोग रिफ्लेक्टिव एक्शन कर रहे हैं तब है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये बात से आगाह करने के लिए ये दो कंसेप्ट एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को दिए जाते हैं कि आप इससे डिरेल मत होइएगा, आप अपने दिमाग में बना के चलिएगा कि लोग इंडेक्सिकलिटी लोगों में रहती है, क्लासिफिकेशन करने की एक दिमाग रहता है, और दूसरा एक रिफ्लेक्शन होता है एक्शंस में उसका। तो जो इंडेक्सिकलिटी है उसको इंडेक्सिकलिटी क्यों कहा जाता है इसको भी मैं बता दूंगा आपको। इंडेक्सिकलिटी आपने बुक की इंडेक्स देखी होगी, तो इंडेक्स में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। तो हम जब चैप्टर 2 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले हमें चैप्टर 1 निपटाना ही पड़ेगा, तब चैप्टर 2 समझ में आएगा। मींस हम इंडेक्स में एक कंटेक्स्ट के आधार पर मतलब समझते हैं। एग्जांपल के लिए जो मैथ्स वाले हैं बच्चे उन्हें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये चैप्टर है डिफरेंशिएबिलिटी,
इससे पहले एक चैप्टर होगा लिमिट्स। तो जब आप डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट्स क्या होती हैं। मींस आप पूरा कंटेक्स्ट में ही डिफरेंशिएबिलिटी को स्टडी करेंगे। तो इंडेक्सिकलिटी के प्रिंसिपल पर बताया जाता है एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को कि आपके लिए कंटेक्स्ट जरूरी है। आप इंडेक्स, लोग अपने क्लासिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक, लेकिन वो क्लासिफाई कंटेक्स्ट के आधार पर करते हैं। जिस समाज में वो हैं उस समाज के आधार पर वह सोशल स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं या अपने इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करते हैं, एक मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको ऊपर दिया था, इसका इंडेक्सिकलिटी का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। ये ट्राइबल सोसाइटी 1 और ट्राइबल सोसाइटी 2 से, कि यहाँ पर लोगों का क्लासिफिकेशन इनकी सोसाइटी के आधार पर था और इसलिए रिलीजन 2 बना। और यहाँ पर लोगों का क्लासिफिकेशन इनके कंटेक्स्ट के आधार पर था, इनकी सोसाइटी के आधार पर था, तो इसलिए रिलीजन 1 बना। तो जो डायनेमिक सोशल रियलिटी है रिलीजन 1 और रिलीजन 2 की, वो आप एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को तभी समझ में आएगी जब वो ये जानेगा कि जो लोगों का क्लासिफिकेशन है वो कंटेक्स्ट के आधार पर है, मींस उसकी सोसाइटी के आधार पर है, मींस उसकी नियर सराउंडिंग के आधार पर है। तो इसलिए एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को ये कहा जाता है कि आप कॉमन मैन को स्टडी करिए, साथ साथ में उसके कल्चर को भी स्टडी करिए, तभी इसको एथनो कहा जाता है। कल्चरल कम्युनिटी मींस आप पूरी कल्चरल कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में किसी का क्लासिफिकेशन स्टडी करिए। इस चीज की कहानी है इंडेक्सिकलिटी, और उसके एक्शंस को जज करने की कहानी है रिफ्लेक्सिविटी। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को यह कहा जाता है कि जब आप किसी एक स्ट्रक्चर को देख रहे हो और उसकी जो नींव है उसको पढ़ रहे हो, मींस एक्शन को देख रहे हो, तो आपको ये पता हो कि ये जो एक्शंस हैं ये किसी सोच का रिफ्लेक्शन है, सोच का रिफ्लेक्शन है। सोच क्या थी ये? तो ये जो इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी है, इन दोनों कीवर्ड से क्या होता है, इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी कीवर्ड से, इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी से एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को सतर्क किया जाता है कि आप इनको फॉलो करें और तभी आप एक नॉन पॉजिटिविस्ट सोशल रिसर्च कर पाएंगे। इनको फॉलो करके ही आप नॉन पॉजिटिविस्ट सोशल रिसर्च मींस माइक्रो रिसर्च, माइक्रो लेवल रिसर्च कर पाएंगे। मींस आप सोशल स्ट्रक्चर से भ्रमित मत हो जाइएगा। आप देखिएगा लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं, इंडेक्स कैसे करते हैं, लोग कंटेक्स्ट के आधार पर करते हैं। तो पूरा कंटेक्स्ट पढ़िएगा, मींस पूरा कल्चर पढ़िएगा, पूरी कल्चरल कम्युनिटी को स्टडी करिएगा, एक व्यक्ति को स्टडी, लेकिन उसके कल्चरल कंटेक्स्ट में। फिर उसके जो एक्शंस आप देखेंगे वो एक्शंस होंगे किसका, रिफ्लेक्शन। तो उसका रिफ्लेक्शन किसके होंगे, उसकी सोच का रिफ्लेक्शंस होंगे। तो उसकी सोच को स्टडी करिएगा, उसके कल्चर को स्टडी करिएगा, तब आप उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। ये कहना है इन सभी टॉपिक के इंटर रिलेशन में। अब चलिए कल नेक्स्ट लेक्चर में हम बस अपनी बुक को रीड करेंगे कि मैंने बुक में इंडेक्सिकलिटी और रिफ्लेक्सिविटी के बारे में क्या लिखा है। ये बैकग्राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप समझ पाएंगे जब बुक में मैं टर्म्स पढ़ूंगा, जैसे रिफ्लेक्सिविटी को रिफ्लेक्सिविटी क्यों कहते हैं, तो आप मुझे तुरंत बता देंगे, क्योंकि सर ये जो सोशल एक्शंस होते हैं किसी एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट की स्टडी में सोशल एक्शन स्टडी करे जाते हैं, तो उसे पता होना चाहिए सोशल एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या, उसकी सोच को, किसी व्यक्ति की सोच को। और सोच किस पर आधारित होती है, इंडेक्सिकलिटी पर, मींस उसके क्लासिफिकेशन पर, मींस ये आधारित होती है कंटेक्स्ट पर, कंटेक्स्ट मींस कल्चर पर। तो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट से ये कहा जाता है कि आप कल्चर स्टडी करिए, आप इंडिविजुअल को स्टडी करिए, प्लस उसके कल्चरल कंटेक्स्ट को स्टडी करिए, मींस उसके कल्चर को स्टडी करिए, प्लस उसके एक्शंस को स्टडी करिए, या उसके रिफ्लेक्टिव एक्शंस को स्टडी करिए, रिफ्लेक्टिव एक्शंस को स्टडी करिए, तभी आप उसके जो सोशल स्ट्रक्चर है, वहां पर एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर है, उसको समझ पाएंगे। ये बस हिदायत दी जाती है एक एथनोमेथोडोलॉजिस्ट को। ये मैन का मींस इंडिविजुअल एक है, उसका कल्चर है, उसके एक्शंस हैं, और ये जो फोकस है कल्चर का, ये
ये कहा जाता है इंडेक्सिकलिटी। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्सिबिलिटी। अब आप प्रॉपरली समझ गए होंगे तीनों का कोरिलेशन। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बस हम टेक्स्ट पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं, वो बहुत इजी होगा आपके लिए। थैंक यू।